नमस्कार। स्वागत है आपका जागरण न्यू मीडिया के इस खास कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। इस कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते हैं जिनका सीधा संबंध आपके जीवन से, चाहे वह आपकी सेहत का मामला हो या आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला हो या आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली गलत सूचनाएं। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट की खरीदारी और इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, इनाडॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के चेयरमैन अनुज पुरी जी और उत्तर प्रदेश रेरा के सदस्य बलविंदर कुमार जी, और मैं हूं मनीष मिश्रा। नमस्कार बलविंदर जी, नमस्कार अनुज जी। जी बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सभी और को नमस्कार। हम जब प्रॉपर्टी खरीदने की बात करते हैं, सबसे बड़ा डिसीजन मानते हैं उसे किसी एक कॉमन मैन की लाइफ को, इसलिए वो अपनी सारी पूंजी लगाता है, सारा इन्वेस्टमेंट लगाता है, तो वो उसके लिए बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है जो उसे बहुत वाइजली लेना है। सरकार ने अभी रेरा का 2016 में एक्ट लॉ लाए और काफी कारगर साबित हुआ वो। फिर भी बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, रेरा से जुड़े हैं, मसले हैं, जो वो चाहते हैं कि आप उनका जवाब दें। तो इसको शुरू करते हैं सर। बलविंदर जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि रेरा लॉ क्या है और वो खरीदने वालों के हित में क्या-क्या रूल्स लेके आया है? देखिए, जैसा कि अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि 2016 के अंदर जो है केंद्र सरकार इस लॉ को लेके आई। फिर उसके बाद संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा नियम बनाए गए। उसके बाद बेंचेस का जो है वो गठन किया गया। इसका जो मेन उद्देश्य जो है वो ये रहा कि बायर्स को किस तरीके से रिलीफ पहुंचाया जाए, क्योंकि रेरा एक्ट के आने से पहले हजारों प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट के, मुख्यतः हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो थे वो स्टॉल हो चुके थे। बहुत ज्यादा इनऑर्डिनेट तरीके से जो है डिले हो चुका था, विलंब से हो रहे थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो गए थे और लाखों बायर्स को ये मालूम नहीं था कि अब जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो उनको वापस उसके बदले उनको प्रॉपर्टी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, अदरवाइज या फिर हमारा जो है वो पैसा मिल जाए। और इतनी ज्यादा हालत खराब थी, खासकर मिडिल क्लास में, जिन लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगा रखी थी, उनको कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अधिनियम लाए और फिर रेरा का जो है वो गठन किया गया। जैसे मैंने बताया कि हमारा मेन काम बायर को रिलीफ दिलाना है। और जो कंप्लेंट्स दायर होती हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 34,000 कंप्लेंट्स जो है वो दर्ज हो चुकी हैं और उसके विरुद्ध करीब 26,500 शिकायतों का हमने निस्तारण भी किया है। तो इससे पता चलता है कि कितनी व्यापक समस्या जो है ये रही है। तो ये केसेस जब दायर करते हैं तो उनकी दो मांगे मुख्यतः होती हैं, दो तरह की मांगे होती हैं। पहला तो ये है कि बायर ये चाहता है कि उस प्रोजेक्ट पर जल्दी से जल्दी काम पूरा हो जाए और उनको कब्जा मिल जाए। और बहुत सारे बायर ये चाहते हैं कि अब हम उनको प्रोजेक्ट में रहना नहीं है। इसके कई कारण है, क्योंकि बेसिकली ट्रस्ट लेवल जो है उनका जीरो हो गया और वो चाहते हैं कि उनको पैसा जो है उनको वापस मिल जाए ब्याज सहित। तो यही दो उनकी मुख्यतः जो है वो शिकायतें रेरा में दर्ज होती हैं। हम प्रमोटर को नोटिस देते हैं और फिर हम उसकी सुनवाई करते हैं। प्रयास ये रहता है कि 6 महीने 7 महीने में मैक्सिमम जो है हमारा केस जो है वो निस्तारित हो जाए। और हमने पहले फिजिकल हियरिंग स्टार्ट की यूपी में। जो है जो एनसीआर एक मेन पॉकेट है इंडिया की, ये ऐसी पॉकेट है जहां पर सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलेड हुए हैं, मतलब उनमें बहुत ज्यादा विलंब हुआ है। तो फिजिकल हियरिंग ग्रेटर नोएडा में बेंच में सुनते हैं हम लोग एनसीआर के केसेस। और अब पेंडेमिक के आने के बाद जो है ऑनलाइन
केसेस की सुनवाई हमने प्रारंभ की है और करीब 5000 से ऊपर केसेस जो है केवल 2020 में हमने ऑनलाइन सुन के उनका जो है वो डिस्पोजल किया है। तो प्रयास यही है कि जो बायर्स की जो समस्याएं हैं उनका जल्दी से जल्द जो है वो निदान हो जाए। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, खासकर एग्जीक्यूशन को लेके, क्योंकि आदेश जारी करने के बाद कुछ केसेस के अंदर जो है वो कंप्लायंस बिल्डर नहीं करता, वो एक चुनौती है रेरा के सामने। तो ऐसे केसेस में हम लोग फिर ये करते हैं कि पेनल्टी की कार्रवाई प्रारंभ करते हैं। एक सेक्शन है 63 रेरा के अंदर, उसके अंदर जो है वो नोटिस भेजते हैं, उसके अंदर जरूरत पड़ने पर काफी ज्यादा जो है उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाती है। जी, निश्चित रूप से सर, रेरा ने बहुत मदद की है बायर्स की, और खासतौर से जो एनसीआर के बायर्स हैं अपने, उनको तो काफी रिलीफ मिला है। आपने अभी तक कई हजार, मगर अब आगे चर्चा करेंगे हम डेटा की, कि आपने तो हजारों आरसी जारी किए, लेकिन उससे बायर को क्या फायदा हुआ है, और बिल्डर भी कहीं नुकसान में ना हो, यही रेरा उसका भी, उसके भी हितों का ख्याल रखती है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, अनुज जी से हमारा सवाल होगा कि हमने पीछे देखा कि प्रॉपर्टी की कीमतें घट गई थी, अब थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, तो क्या प्रॉपर्टी खरीदने का ये सही समय है, या लोगों को इंतजार करना चाहिए? जो बायर्स हैं, जेन्युइन बायर्स हैं, उनको अब इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कोविड सिचुएशन बढ़ने की वजह से क्या रियल एस्टेट मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है? तो मनीष जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम बलविंदर जी और मेरे को पैनल पे लाने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रियल एस्टेट। ये एक लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट है किसी भी पर्सन की, एंड पूरी जिंदगी वो काम करते हैं एंड छोटा पैसा करके जमा करते हैं, एंड फिर वो अपना घर उम्मीद करते हैं कि भाई हमें टाइमली मिल जाएगा, जो क्वालिटी है वो क्वालिटी में मिल जाएगा। एंड हमने पास्ट में देखा है रेरा के आने से पहले, पर्टिकुलरली एनसीआर के अंदर मिनिस्ट्री के बहुत ही मिसफॉर्चुनेट घटनाएं हुई हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को उनके घर जो है बहुत डिले मिले या आज तक भी नहीं मिल पाए हैं इसके अंदर। सो बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा एक, कि होम बायर जो है उसको आज की डेट पे घर खरीद लेना चाहिए या वेट करनी चाहिए, एंड घर खरीदना चाहिए तो क्या वो अंडर डेवलपमेंट खरीदे या रेडी टू ऑक्यूपाई खरीदे मनीष, जिसके अंदर आपको कोई रिस्क ही नहीं रहता। तो मैं इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दूंगा। पहली बात है मनीष, जो हमने तेजी दिखी है पिछले 6 महीने के अंदर, मैं बोलूंगा अक्टूबर से दिसंबर एक क्वार्टर एंड जनवरी से मार्च में, ऐसी तेजी हमने पहले ही नहीं देखी। मतलब सर्टेनली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो स्टैम्प ड्यूटी का रिबेट दिया, उससे ना केवल सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर हमने डिमांड देखी, बट इवन लग्जरी में बहुत ज्यादा डिमांड देखी। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, ना केवल सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी का कम होना, एक तो सोशल सिक्योरिटी है इस टाइम पे। ये पैंडेमिक के टाइम पे सबको लग रहा है कि सोशल सिक्योरिटी मेरे को चाहिए, अपना घर होना चाहिए। सेकंड है, बिल्डिंग सोसाइटीज ने मनीष जी पर्टिकुलरली पुणे और बैंगलोर के अंदर डिफरेंशिएट किया है टेनेंट के अंदर, और अगर आप अपार्टमेंट के ओनर हैं, अपार्टमेंट ओनर को कम सख्त रूल है एंड टेनेंट को बहुत सख्त रूल है। तो टेनेंट बोलता है बॉस मेरे को अभी अपना ही घर खरीदना है। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपग्रेड करना चाहते हैं अपना घर, जो थोड़ा बड़ा घर खरीदना चाहते हैं, जो कोई ऐसी टाउनशिप में लेना चाहते हैं जहां पे सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ का कंसर्न ठीक हो, न्यू बिल्डिंग हो, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, क्योंकि हेल्थ क्लब ये सब बंद हो गए, फिटनेस सेंटर्स बंद हो गए, स्विमिंग पूल्स बंद हो गए जो पब्लिक के लिए हैं, तो अपनी बिल्डिंग के अंदर फिर भी चालू थे। तो उनको अभी ये है कि हमें अपग्रेड करना है, बढ़िया घर लेना है, बड़ा घर लेना है, रेंट पे है तो हमें अपना घर लेना है। 2-3 चीजें और बोलूंगा मनीष जी। पहली बारी हमने देखा कि मिलेनियल्स बहुत ज्यादा है। पहली बारी हमने जो 20 समथिंग के हैं, 25, 27, 28, ये कभी नहीं खरीदते थे, ये हमेशा रेंट पे ही जाते थे। पहली बारी ये आए हैं मार्केट के अंदर, या तो इनके मम्मी पापा ने इनको बोला कि भाई खरीदो, या इनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने बोला कि भाई अभी घर खरीदो। तो ये पहली बारी घर खरीदने के लिए बाहर निकले। और दूसरा ये है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं
ये 15 साल के लोएस्ट पे चल रहे हैं इस टाइम पे होम लोन्स के। सो उससे भी थोड़ी सी इंकरेजमेंट हो गई। एंड पीक जब पैंडेमिक था मनीष जी, प्राइसेस डेवलपर्स ने भी कम करी, तो उसकी वजह से ये सारे के सारे सोशल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट रेट कम हो गए, प्राइसेस कम हुई डेवलपर से, एंड आपको थोड़ा सा रीजन मिल रहा था कि भी मैं अपग्रेड करूं, बड़ा घर लूं, उसकी वजह से हमने बहुत ज्यादा डिमांड देखी। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मत खरीदिए आज की डेट पे घर, बिकॉज ऐसे नहीं है मनीष जी के प्राइसेस एकदम बढ़ने लग जाएंगी। बट अगर आप एंड यूजर हैं तो यही टाइम है आपको घर खरीदने के लिए। प्रेफरेंस मेरी रहेगी कि रेडी टू मूव इन घर हो, जिसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हो, जो नया घर हो, डेवलपर का बना बनाया हो। अगर आपको वो मिल सकता है, जैसे बॉम्बे के अंदर मनी हमने देखा कि मैक्सिमम जो डिमांड उठी है ये रेडी टू मूव इन न्यू घरों की उठी है। अगर आपके रीजन के अंदर नहीं है तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन लीजिए। उसके अंदर जैसे बलविंदर जी ने बोला, पहले रेरा का देखिए, सारा उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, डेवलपर का लोकेलिटी देखिए, कंस्ट्रक्शन की स्टेज देखिए, लीगली देखिए कि ये वाला जो डेवलपमेंट है ठीक है कि नहीं है, होम लोन इसके ऊपर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, उसके आसपास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, स्कूल है, ऑफिसेज हैं, एंटरटेनमेंट के साधन है वहां पे। एंड लास्टली नेगोशिएट करना मत भूलिए। ये बहुत अच्छा टाइम है होम बायर के लिए घर खरीदने का। आप इस टाइम पे अच्छी तरह नेगोशिएट करके अपना घर खरीद सकते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज के जागरण डायलॉग्स में हम चर्चा कर रहे हैं प्रॉपर्टी पर, रियल एस्टेट की खरीदारी को लेकर, और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं जो आपके सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं। अगर जब आपका भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। अभिनव जी। बलविंदर जी, रेरा की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है और क्या प्रोविजन है पनिशमेंट के उस रियल एस्टेट डेवलपर या प्रमोटर के अगेंस्ट? यदि हम लोग जो है रेरा का आदेश जारी करने के बाद हमारे पास हम लोगों ने पोर्टल पर एक एग्जीक्यूशन का प्रोविजन कर रखा है, और बायर जो है वो एग्जीक्यूशन में जाके अपनी एप्लीकेशन फाइल करता है और हमें बताता है कि उसके ऑर्डर की कंप्लायंस जो है वो बिल्डर नहीं कर रहा। तो ऐसी दशा में हम लोग उसको एक शो कॉज नोटिस देते हैं 45 डेज का, और उसको ये कहते हैं कि आप आदेश का जो है वो पालन करें। आदेश जैसे मैंने शुरू में बताया दो तरह के हैं। या तो उसको कहा गया है कि एक स्पेसिफिक डेट तक आप पोजीशन दें बायर को अलोंग विद डिले पेनल्टी, और वो डिले पेनल्टी हम लोग MCLR प्लस 1% के हिसाब से रखते हैं जो 9-9.5% काटती है, या फिर पैसा जो है ब्याज सहित उसको वापस करें। तो हम शोकोज नोटिस देते हैं, और उसके बावजूद भी यदि बिल्डर उसकी कंप्लायंस नहीं करता तो हम धारा 63 के अंतर्गत हम नोटिस देते हैं, और फिर उसको हम एक बार सुनवाई के लिए केस को दोबारा लगाते हैं, जिसमें बिल्डर के प्रतिनिधि और बायर उसमें उपस्थित होते हैं। और सुनवाई के दौरान जब हमें लगता है कि ये जानबूझकर या ये इसने अभी तक कंप्लायंस नहीं की, तो हम फिर पेनल्टी उसके ऊपर इम्पोज करते हैं। और ये पेनल्टी जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट की 5% तक जो है वो हो सकती है। कि यदि सपोज करो कि एक 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और यहाँ 200 करोड़, यदि 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 10 करोड़ तक की पेनल्टी जो है उसके ऊपर इम्पोज की जा सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोविजन जो है वो रेरा के अंदर है, जो कि हम कंप्लायंस के लिए यूज करते हैं। और दूसरा, यदि वो, ये तो पोजेशन के लिए हो गया कि हम 63 में उसके अगेंस्ट पेनल्टी देते हैं। और यदि हमने रिफंड का ऑर्डर किया है और वो रिफंड उसने यदि नहीं किया, तब फिर हम रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करते हैं और जिलाधिकारी को भेजते हैं। और जिलाधिकारी के पास अपनी उनको लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंतर्गत उनको पावर्स हैं। प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, और यहाँ तक कि अरेस्ट करके उनको तहसील की सिविल कोर्ट में भी भेज सकते हैं। तो ये बेसिकली एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस हैं रेरा के, जो कि हम यूज करते हैं कि ये चीज इंश्योर करने के लिए कि आदेशों का पालन हो जाए। अनुज सर, आपसे हमारे दर्शक जो है जानना चाहते हैं कि कोरोना का 1 साल पूरा हो चुका है। इस दौरान रियल एस्टेट की कीमतों में गिरावट भी देखने को मिली। अभी उसमें
जो सुधार हुआ है, क्या आने वाली तिमाही में कर्व जो है अपवर्ड्स रहेगा, ये डाउनवर्ड देखने को मिलेगा? मनीष, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये, एंड ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है आज की डेट पे। इसके मनीष, मैं एक चीज बताऊं, अगर आप बैलेंस शीट देखें कोई भी लिस्टेड कंपनी के डेवलपर की, तो आप देखेंगे बहुत ही थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन इस टाइम पे वो बना पा रहे हैं। जो एफर्ट है वो बहुत ज्यादा है और जो रिवॉर्ड है वो बहुत कम है। इसलिए मनीष, जो ये नए प्रोजेक्ट्स हैं ये लॉन्च ही नहीं करेंगे जब तक इसकी कीमतें थोड़ी ऊपर नहीं जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर मार्जिन ही नहीं बचा। आज की डेट पे क्यों ये थोड़ा सस्ता बेच रहे हैं? क्योंकि इनके पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डेट है, तो वो डेट को निकालने के लिए ये प्राइस थोड़ी सी कम कर रहे हैं एंड निकल रहे हैं। बट अगले 9 से 12 महीने के बाद आप देखेंगे ये जो प्राइसेस हैं ये ऊपर जाएंगी। ना केवल वो उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बचा है डेवलपर के पास, इनपुट कॉस्ट आपकी काफी महंगी हो गई है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो लेबर की कॉस्ट हो। डेवलपर को कोई कंपल्शन नहीं है कि मैं नया प्रोजेक्ट लॉन्च करूं, वो लॉन्च ही नहीं करेगा अगर उसका प्रॉफिट मार्जिन ऊपर नहीं होगा ना। वो प्रॉफिट मार्जिन दो वे से ऊपर जा सकते हैं। एक, थोड़ी सेल प्राइस की इलास्टिसिटी होगी तो थोड़ी सेल प्राइस बढ़ेगी। आप ये देखेंगे सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर प्राइसेस बढ़ेंगी एंड बढ़नी भी चाहिए मनीष। ओवर पीरियड ऑफ 5 इयर्स, पिछले 5 साल में रियल एस्टेट की प्राइसेस नहीं बढ़ी, फिर भी इन्फ्लेशन रही है हमारी कंट्री के अंदर 4-5-6% इन्फ्लेशन रही है। 5 साल के ऊपर आप 30-35-40% आपके इनपुट प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, आपकी सैलरी इनकम में बढ़ोतरी आई, पर रियल एस्टेट का प्राइस जो है वो ऊपर नहीं गया। तो कहीं ना कहीं ये कैचअप होएगा, अदरवाइज आप देखेंगे कि न्यू लॉन्चेस ही नहीं होंगे। सो दैट्स व्हाई आई सेड इज कि मैं अगर एंड यूजर हूं तो मैं आज जरूर बोलूंगा कि प्लीज आप जाके खरीदे। अगर आप इन्वेस्टर हो मनीष, तो मैं बोलूंगा आप 1 साल रुक सकते हैं, बिकॉज 1 साल और लगेगा मनीष, ये जो पुरानी इन्वेंट्री है ना इसको खत्म होते होते, एंड ये जब पुरानी इन्वेंट्री खत्म होगी उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी आप देखोगे थोड़ी वो बढ़ेगी। एंड थोड़ा मनीष मेरे हिसाब से लैंड की प्राइसेस जो है वो कम आएंगी, तभी प्रॉफिट मार्जिन लैंड मैक्सिमम है उसकी प्राइस जो है वो कम होनी पड़ेगी, तभी ये डेवलपर को मार्जिन क्रिएट करेगा। अगर डेवलपर सोचे कि मैं मार्जिन क्रिएट कर पाऊंगा सिर्फ सेल प्राइस को ऊपर लेके जाने से, तो वो नहीं होएगा। सर, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है हमारे दर्शक का कि एक प्रॉपर्टी को सेल करके बड़ा घर लेने का प्लान है, बट जो पुरानी प्रॉपर्टी है वो अच्छे दाम में अभी नहीं निकल रहा, तो उसे होल्ड करें या अभी कम रेट पर निकाल लें, क्योंकि बाइंग का टाइम अभी जो है वो बढ़िया है, बड़ा घर खरीदने के लिए अच्छा टाइम। आपकी क्या सलाह होगी सर? अनु सर। सो मनीष जी, इसके 2 वेज आप कर सकते हैं। एक कंपनी खुली है होम एक्सचेंज करके, उधर आप जाके अपना घर जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। आप पुराना घर दे दीजिए, नया घर ले लीजिए, जैसे गाड़ी का होता है ना, आप एक्सचेंज कर सकते हैं। ये एक होम एक्सचेंज करके कंपनी खुली हुई है, उसमें आप जाके वो कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप रिटेन कर सकते हैं अपना पुराना घर, तो आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी कैपेसिटी है, तो आप रिटेन करिए। मेरे हिसाब से मनीष जी बहुत कम लोग होते हैं जिनकी कैपेसिटी होती है पुराना घर रिटेन करने की और नया घर जो आप बोल रहे हैं बड़ा घर खरीदने की, क्योंकि इतनी सेविंग कम ही आदमी कर पाते हैं विदाउट पुटिंग इन्वेस्टमेंट समवेयर एल्स। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज रिटेन करिए उसके अंदर, बिकॉज आने वाले टाइम के अंदर मैंने जैसे बोला प्रॉपर्टी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, पर्टिकुलरली अगर रेजिडेंस है। मनीष जी एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ये ऑफिस के लिए नहीं ट्रू है। ऑफिस जो है ये अगले 1 साल तक ऑल्सो नेगेटिविटी रहेगी, क्योंकि जब तक वर्क फ्रॉम होम रहेगा तब तक ऑफिस के अंदर नेगेटिविटी रहेगी। बट अगर आप नहीं रिटेन कर पा रहे हो अपना घर, क्योंकि आप बड़ा घर खरीदना चाहते हो पर आपको ये बेचना पड़ेगा, तो आप प्लीज उसको बेचिए, बिकॉज जो नया घर है वो भी आप कम दाम पे ही खरीद रहे हैं। प्रॉपर्टी प्राइसेस तो आज ओवरऑल ही कम है उस माइक्रो मार्केट में, जिधर भी आपका पुराना घर है और नया घर है, तो दोनों ही अगर कम दाम पे खरीद रहे हैं आपको, तो आपको उतना ही मार्जिन मिलेगा। अगर आप उसको रिटेन कर सकते हैं 1-1.5 साल के लिए तो प्लीज रिटेन करिए, और अगर नहीं कर सकते तो आप होम एक्सचेंज जैसी कोई कंपनी के पास भी जा सकते हैं और उधर अपने घर को एक्सचेंज कर सकते हैं। अभिनव जी। जी बलविंदर सर, जी हमारे रेरा के एक्ट में
कारपेट एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया, इन दोनों को बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को बताया गया है। क्या रीजन था इसको लाने का? क्योंकि ये बहुत आम शिकायत है कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट जब साइन करते हैं तो सुपर एरिया का हवाला दे देते हैं, और जब वो कब्जा लेने के लिए जाता है तो पता चलता है कि वो 1200 फीट एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि बीबीए में जो है इसका प्रोविजन किया गया है, और जब जाता है तो उसको 800 से 900 फीट ही मिलता है एरिया। तो इसको लेके बहुत बड़ी संख्या में लोग रेरा में भी आते थे और ये कंज्यूमर फोरम वगैरह पे भी जाते थे। तो ये और बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी का अभाव था इस चीज को लेके। तो अब जगह जगह पर डिफरेंट रेराज ने ये इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अब जो है शुरू से ही कारपेट एरिया की ही बात की जाए, कारपेट एरिया का ही प्रोविजन रखा जाए और उसी के अनुसार जो है उसको दिया जाए। एक इससे जुड़ी हुई और दूसरी शिकायत ये आती है कि सुपर एरिया उसने कह दिया 1200, और साथ में उसने जो है बिल्डर बायर एग्रीमेंट में ये लिख दिया कि ये 5% तक जो है ये एरिया बढ़ सकता है। और उसके बाद क्योंकि बिल्डर को बायर को बहुत ज्यादा ध्यान इस तरफ जाता नहीं और वो साइन कर देता है, और बाद में जो है वो सुपर एरिया के ऊपर 1200 के ऊपर जो है वो जो है पता चला उसने 100 फीट और बढ़ा के उसका जो है पैसा जो है वो लेने के लिए उसने नोटिस जारी कर दिया। तो इस तरह की बहुत सारी शिकायतें जो है वो अभी भी आ रही हैं, क्योंकि पुराने जी। बिल्डर बायर एग्रीमेंट में इस चीज की स्पष्टता नहीं थी। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि इनको जो है बायर्स को इस बात का रिलीफ दिया जाए कि कारपेट एरिया के ही बेसिस पर जो है वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट भी हो और उसके बाद उसको कब्जा भी मिले। जी, लेकिन अगर किसी होम बायर को कारपेट एरिया से लेकर जुड़ी कोई अगर उसको कंप्लेंट है, तो प्रोसेस क्या है? वो कैसे रेरा की मदद ले सकता है? उसमें ये है कि ऑनलाइन पोर्टल है यूपी रेरा का, वहां पर जाकर कंप्लेंट अपनी दायर कर सकता है। सारा ऑनलाइन सिस्टम है, कहीं पर भी फिजिकल कोई डॉक्यूमेंट उसको नहीं देना, ना हियरिंग के लिए उसने कहीं पर आना है, तो सीधा जो है वो कंप्लेंट यूपी रेरा के पोर्टल पे जाके दाखिल कर सकता है और ऑनलाइन ही उसकी सुनवाई होगी। इससे जुड़ा अभिनव जी, इससे जुड़ा मेरा एक प्रश्न है बलविंदर जी के लिए कि अगर किसी सोसाइटी में कोई व्यक्ति फ्लैट खरीदता है, पैशन के लिए या मतलब अपनी शिकायतों के लिए रेरा में आता है आपके पास, मतलब रेरा की शरण में आता है, रेरा ने ऑर्डर दिया, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बिल्डर जो है उस ऑर्डर को नजरअंदाज कर देते हैं, और जो बायर होता है, जो शिकायतकर्ता होता है, वो हमेशा इस जुगत में लगा रहता है, इस आशा में लगा रहता है कि उसको अपना घर कब मिलेगा। घर भी मिल जाता है, लेकिन जो सुविधाएं बिल्डर प्रमोटर जो भी होते हैं वो वादा करते हैं वो नहीं निभाते। घर मिलना तो सर रेरा से घर आसानी से मिल जाता है, या रिकवरी सर्टिफिकेट आप जारी करते हैं उसको मतलब जुर्माने के तहत, लेकिन जो सुविधाएं वादा किया गया था, जो जिन सुविधाओं का वादा किया गया था प्रमोटर की तरफ से, अगर वो पूरी नहीं हुई तो उसके लिए क्या प्रावधान है? ये मनीष जी आपने बिल्कुल सही कहा कि जब जाता है बायर बिल्डर के पास तो वो कहता है कि देखिए हम आपको स्विमिंग पूल देंगे, हम एक क्लब देंगे 5 स्टार टाइप का, हम आपको ये सुविधाएं देंगे, और जब कब्जा लेने के लिए जी जाता है तो पता चलता है कि ये सब चीजें नहीं है। एक जेन्युइन रीजन भी हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट क्योंकि डिलेड है, वो बिल्डर अभी उसको बना ना पाया हो, बट बहुत जगह पे हमने देखा कि ये इस तरीके के वादे करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा सुझाव यही रहेगा कि रेरा के अंदर कंप्लेंट दायर करें, हम लोग उस प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन कराएंगे। इंस्पेक्शन कराने के बाद हमारे यहाँ एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है कंसिलिएटर, हम कंसिलिएशन में इस जी मामले को भेजेंगे, जहां पर कि एसोसिएशन को भी बुलाएंगे और बिल्डर को भी बुलाएंगे, दोनों पक्षों को आपस में बैठ के उनकी बात कराएंगे और एक टाइम शेड्यूल निर्धारित करेंगे कि भाई इतने महीने में 2, 3, 4 महीने के अंदर वो ये सुविधाएं जो है वो समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराएगा। तो ये भी एक कॉमन जो है समस्या है, और उसका निदान जो है वो रेरा इस तरीके से कर रहा है।
आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी है, क्योंकि काफी लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। प्रमोटर ने जो वादा किया, बिल्डर ने जो वादा किया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद, घर में लोग रह रहे हैं, इसके बावजूद प्रोजेक्ट पूरा होने के 4 साल 5 साल के बावजूद उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जिनका वादा किया गया था। जी अभिनव जी। अनुज जी, आपने बहुत डिटेल में बताया कि क्या सही समय होगा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, अगर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर कमर्शियल पर्पस से या रेजिडेंशियल पर्पस से। एक बहुत बेसिक सवाल है ये, ऑलमोस्ट हर एक होम बायर का जो एक प्लान कर रहा है अभी घर खरीदने के लिए, कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ज्यादा इन्वेस्ट करना बेटर होगा या रेडी टू मूव इन में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभिनव। ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में 2-3 एडवांटेजेस हैं और 2-3 डिसएडवांटेजेस हैं कंपेयर्ड टू कंप्लीटेड रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो होती है यूजुअली सस्ते दाम पे होती है देन कंप्लीटेड। आपको चॉइस काफी मिल जाती है अंडर कंस्ट्रक्शन वाली जो प्रॉपर्टी, अनलाइक जो कंप्लीटेड होती है, बिकॉज कंप्लीटेड में काफी सारी इन्वेंट्री बिक चुकी होती है। एंड अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर अभिनव आपको टाइम मिल जाता है, 2 साल 2.5 साल 3 साल मिल जाते हैं टू बी एबल टू पे। तो कुछ तो आप बैंक का लोन ले लेते हो, कुछ आप हर साल कमाते हो जो उसकी तरफ से आप उनको पे कर सकते हो डेवलपर को। रेडी टू मूव इन के अंदर आपको आज पैसा दिया, जैसे आपने गाड़ी खरीदी, आज स्वाद मिल गया आपको प्रॉपर्टी का। तो पैंडेमिक के अंदर रेडी टू मूव इन का बहुत ज्यादा डिमांड रहा है, बिकॉज लोगों को आज चाहिए वो प्रॉपर्टी, बट वो उसके अंदर आपको पैसा सारा आज देना पड़ता है। सेकेंड, चॉइस लिमिटेड होती है क्योंकि काफी सारी इन्वेंट्री बिक चुकी होती है। एंड थर्ड, यूजुअली प्राइस हायर होती है देन अंडर कंस्ट्रक्शन। रिस्क बहुत कम होता है अंडर कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड प्रॉपर्टी का, बिकॉज उसके अंदर आपके पास ओसी एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड सारा लीगल आपको मिल चुका है। आप ठोक बजा के प्रॉपर्टी को देख सकते हैं फिजिकली, देन अंडर कंस्ट्रक्शन जिसके ऊपर आप बिल्डर की रेपुटेशन पे काफी डिपेंड करते हो कि ये कंप्लीट करता है पहले टाइम पे, जो इसने क्वालिटी प्रॉमिस करी है वो क्वालिटी डिलीवर करेगा या नहीं करेगा, या फिर कोई और लीगल हैसल्स आ सकती हैं इसके अंदर। सो ये दोनों आपके कंपैरिजन है अंडर कंस्ट्रक्शन के और कंप्लीटेड प्रॉपर्टी के। जी, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मेरा बलविंदर जी से है कि अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई बायर है, और अगर वो तय समय पे इस वजह से नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास क्या विकल्प है? देखिए, इसमें जो है वो उसके पास 2 विकल्प हैं। एक तो ये है कि डिले है तो वो इंतजार कर सकता है बायर, और उसके बाद जो जितना भी डिलेड पीरियड है उसके ऊपर उसको पेनल्टी, डिले पेनल्टी मिलेगी, जो कि यूपी रेरा में MCLR प्लस 1% है, करीब 9% के करीब जो है, जो उसने पैसा जमा किया है उसके ऊपर उसको डिले पेनल्टी मिलेगी। दूसरा ये है कि हर बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अंदर एक प्रोविजन होता है पैसा वापस लेने का, और यदि वो सपोज करो कि उसने कहा कि मैं 2022 में दूंगा, हम अभी की हाल की बात कर रहे हैं, और वो आपने जो है 2021 में डिसाइड करते हैं कि नहीं अब इस मुझे प्रोजेक्ट में नहीं रहना और मुझे वापस चाहिए, तब फिर बिल्डर बायर एग्रीमेंट का जो प्रोविजन होगा उसके अनुसार बिल्डर को जो है वो पैसा बायर को वापस करना पड़ेगा एज पर BBA। जी जी मनीष जी। मेरा सवाल क्या, ये दर्शकों का दरअसल सवाल है कि अगर जब हम मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करें और NCR की बात करें, NCR की प्रॉपर्टी मार्केट की, तो इन दोनों में अभी क्या ट्रेंड देखने को मिलता है? बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है मनीष जी। पहली बात है कि प्लॉटेड डेवलपमेंट बहुत बिक रही है इस टाइम पे, क्योंकि उसके अंदर लोग बोल रहे हैं, अभी भी आप देखिए मनीष जी, जैसे मुंबई जैसे शहर के अंदर कोविड केसेस बढ़ गए, बिल्डिंग सील हो जाती है, फ्लोर के फ्लोर सील हो रहे हैं वहां पे। सो जो होम ओनर है वो बोल रहे हैं मेरे को मेरी डेस्टिनी मेरे हाथ में चाहिए, मैं अपना दरवाजा बंद करता हूं, मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहता। अपार्टमेंट बिल्डिंग पे मेरे को अपने नेबर पे डिपेंडेंट रहना है, मेरे को बाकी रेजिडेंट्स पे डिपेंडेंट रहना है। अगर वो मिसबिहेव कर रहे हैं
एंड वो लैक्स हैं थोड़े से, या उनको कोविड हो गया तो पूरी बिल्डिंग ही सील हो जाती है इसके अंदर। सो पहली बात है, प्लॉटेड डेवलपमेंट बहुत बिका है MMR और NCR के अंदर। सेकंड है कि जो वीकेंड होम्स हैं वो बहुत बिके। जैसे बॉम्बे के पास में एक जगह है अलीबाग, जबरदस्त सेल है उसके अंदर वीकेंड होम्स की, बिकॉज लोग बोल रहे हैं कि हमें वर्क फ्रॉम होम है ही एंड हम वहां पे जाके वीकेंड होम पे रह सकते हैं। सिमिलरली हमने NCR के भी आसपास देखा दैट पीपल आर प्रेफरिंग कि हमें वीकेंड का, जैसे जिसको बोलते हैं ना फार्म हाउस टाइप गेटेड कम्युनिटी, मनीष जी, वो बहुत ज्यादा उन्होंने प्रेफरेंस किया है। थर्ड, मैंने जैसे पहले बताया, मिलेनियल्स पहली बार आए हैं इन 2 शहरों में, हमने देखा है। चौथा, पहले क्या होता था मनीष जी के ये सेंटर के आसपास रहना चाहते थे, बिकॉज इनके जो ऑफिसेस थे उसको हम CBD बोलते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, उधर ही अपना घर खरीदना चाहते थे। अभी क्या है, ना केवल वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहते हैं बिकॉज वो महंगा है, प्लस ऑफिस खुल नहीं रहे, वो सबर्बन में भी नहीं रहना चाहते, वो पेरिफेरी में रहना चाह रहे हैं। और पेरिफेरी में बोल रहे हैं कि यहाँ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में मैं 1 बेडरूम अफोर्ड कर सकता था, पेरिफेरी में मैं 2 या 3 बेडरूम अफोर्ड कर सकता हूँ। सो उसी प्राइस के अंदर मैं करता हूँ, क्योंकि मैं तो हफ्ते में एक ही बार ही ऑफिस जाता हूँ। एंड वो लगता भी ऐसे है कि अब वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे काफी टाइम तक रहेगा, सो पेरिफेरी में चले गए। 1-2 और मैं आपको बताता हूँ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कि हम क्या कर रहे थे, डेवलपर्स को बोल रहे थे कि छोटे घर बनाओ NCR और MMR के अंदर, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी का बहुत क्वेश्चन था। आज की डेट पे हम बोल रहे हैं थोड़ा और बड़ा बनाओ, एटलीस्ट हाफ अ रूम, बहुत डिमांड है आज की डेट में मनीष जी। 1 बेडरूम बिकता ही नहीं, 1.5 बेडरूम बिकता है, 2 के बदले 2.5 की डिमांड है, 3 के बदले 3.5 की डिमांड है। और वो हाफ अ बेडरूम जो है वो उसको स्टडी कन्वर्ट कर रहे हैं। या बहुत सारे ऐसे थे मनीष जी जिनके एजेड पेरेंट्स उनके साथ रहते थे, उनको नाइट नर्स की जरूरत थी जहां पे वो रुक सके, नाइट नर्स, या उनके इन्फेंट छोटे बच्चे थे तो उनको रात को कोई हेल्प की जरूरत पड़ती थी, तो वो हाफ ए बेडरूम बहुत ज्यादा इस टाइम पे डिमांड पे है। तो थोड़ा सा और बड़ा घर खरीद रहे हैं। ऐसे काफी सारे नए ट्रेंड देखने को आए हैं इस टाइम पे, जो कोविड से पहले नई ट्रेंड विजिबल थे। चलिए, आज के इस जागरण डायलॉग कार्यक्रम में हमने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को लेकर चर्चा की और दर्शकों का अच्छा रिस्पांस भी मिला है। उन लोगों ने ये उनके फायदे की बात की कि अभी वो खरीदें या रुकें, और अनुज जी ने ये सारा क्लियर कर दिया कि किनको अभी खरीदना चाहिए, किनको अभी रुकना चाहिए। दूसरी तरफ बलविंदर जी ने ये बताया कि रेरा जो है किसी बायर का किस तरह से मददगार साबित हो सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुज जी, बलविंदर जी। और ऐसे ही कार्यक्रम के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को डिफरेंट टॉपिक पर हम जागरण डायलॉग्स कार्यक्रम लेकर आते हैं। धन्यवाद।